नमस्कार दोस्तों। कुछ दिनों पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था महेश सर की स्ट्रैटेजी 3-in-1 ट्रेडिंग सिस्टम, जिसमें उनके 11 वीडियोस का सार मैंने एक वीडियो में आपके साथ शेयर किया था। और उस स्ट्रैटेजी का दूसरा नाम है DMA प्लस कार प्लस वॉल्यूम ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। तो इसको आपने बहुत भरपूर प्यार दिया, आपने शीट को सब्सक्राइब किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और शीट सब्सक्राइब करने के बाद आपने अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर किए कमेंट्स के माध्यम से, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एनहांसमेंट्स किए हैं इस स्ट्रैटेजी की गूगल शीट में, तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो एनहांसमेंट शेयर करने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आप लोगों को जवाब दे दूं, जो मुझसे बार बार पूछा गया था कमेंट में, टेलीग्राम चैनल में या फिर ईमेल के द्वारा, कि हमने जब कॉपी बनाई तो हमारी भाव कॉपी शीट में डेटा नहीं आ रहा है। तो इसके लिए मैं आपको ये बता दूं कि मैंने ऊपर सबसे टॉप में एक मैसेज दिया हुआ है कि आपको इसमें अलाउ एक्सेस करना होता है। जब आप पहली बार अपनी शीट खोलेंगे, टॉप में आपको यहाँ पे एक येलो कलर में स्ट्रिप दिखेगी कि डेटा इज़ ट्राइंग टू एक्सेस फ्रॉम एक्सटर्नल वेबसाइट, और वहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको अलाउ एक्सेस का बटन मिलेगा। उसे क्लिक करने के बाद ये डेटा आपकी शीट में डाउनलोड हो जाएगा। जब तक आप अलाउ एक्सेस नहीं करेंगे तब तक डेटा डाउनलोड नहीं होगा। और अगर आप मोबाइल में इस शीट को खोल रहे हैं तो मैंने उस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया था, उस वीडियो का लिंक भी मैंने यहाँ टॉप में दे दिया है। इस पर आप क्लिक करके ये देख सकते हैं कि मोबाइल में इस शीट को कैसे यूज़ करना है। तो आइए अब चलते हैं एनहांसमेंट्स के ऊपर। तो आपके फीडबैक के बेस पे मैंने कई सारे इंपॉर्टेंट एनहांसमेंट्स किए हैं, चलिए एक एक करके उन्हें जानते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे 14 जून को एक सीरीज़ ऑफ एनहांसमेंट मैंने लिस्ट डाल दी है। ये शीट मैंने अपडेट कर दी है। ये शीट को आपको अपडेटेड वर्जन कैसे मिलेगा वो पहले बता देता हूँ। तो आप क्या करेंगे, आपकी शीट में स्ट्रैटेजी टैब में आपको जाना है और नीचे स्क्रॉल करने पे आपको ये ओरिजिनल शीट लिंक दिखेगा। जब आप इस पर हवर करेंगे अपना माउस तो ये एक पॉपअप आता है। यहाँ पॉपअप के ऊपर इस नाम पे क्लिक करने से मेरी जो ओरिजिनल शीट है जिसमें सारे अपडेट्स हो रखे हैं वो खुल जाएगी। उसको खुलने के बाद फाइल में जाना है, मेक अ कॉपी करना है, और ये जो न्यू कॉपी आप करेंगे उसमें सारे न्यू एनहांसमेंट जो मैंने किए हैं वो आपको मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आपने कोई बाय या सेल कर लिया है ऑलरेडी, वो डेटा आप अपनी नई शीट में डाल लेना, ठीक है। और ये जो चेंज लॉग शीट है, यहाँ पे जब भी मैं कोई एनहांसमेंट या अपडेट करता हूँ शीट में, यहाँ पे आपको दिख जाता है। इसको रिफ़्रेश करने के लिए आपको ये येलो में दिया URL जो कि D2 में है, यहाँ पे क्लिक करना है, इसको डिलीट करना है, 2-3 सेकेंड वेट करना है और फिर Ctrl+Z दबाने से अंडू हो जाएगा, मतलब वो लिंक वापस आ जाएगा और लिस्ट रिफ़्रेश होके आ जाएगी। मेरी जो ओरिजिनल शीट है वहाँ से डेटा यहाँ पे इस वाली शीट का डेटा, चेंज लॉग का डेटा आ जाएगा। बाकी जो फॉर्मूलाज वगैरह मैंने अपडेट किए हैं उसके लिए तो आपको मेक अ कॉपी करना ही पड़ेगा। बस ये चेंज लॉग में इन्फॉर्मेशन देखने के लिए ये वाला प्रोसेस है। ऐसा करने से ये होता है कि आपको बार बार मेरी ओरिजिनल शीट नहीं खोलनी पड़ती। अपनी ही शीट में चेंज लॉग में जाके आप देख सकते हैं कि क्या मैंने कोई नई एनहांसमेंट डाली है शीट में, और फिर आप उसके बाद मेक अ कॉपी कर सकते हैं। या फिर कुछ ऐसे एनहांसमेंट होते हैं जिनके मैं वैल्यूज़ यहीं पे दे देता हूँ कि किस सेल में करना है, उसमें ओल्ड वैल्यू क्या थी और न्यू वैल्यू क्या डालनी है, ताकि आपको पूरी शीट कॉपी ना करनी पड़े, सिर्फ आप वो फॉर्मूला अपडेट कर लें अगर पर्टिकुलर सेल में है। लेकिन जैसे कि आज का अपडेट है, बहुत सारे अपडेट्स मैंने किए हैं और छोटे छोटे फॉर्मूला नहीं, मेजर अपडेट्स किए हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू नहीं डाला है। आपको न्यू कॉपी बनाना ही बेस्ट सोल्यूशन है। तो सबसे पहला अपडेट मैंने किया है, कस्टम स्कैनर टैब मैंने ऐड कर दिया है। तो कई सारे लोगों ने मुझसे कहा कि सर हम पूरा जो NSE का डेटा है उस पे ना करके हम सिर्फ अपने कुछ चुनिंदा स्टॉक हैं, हो सकता है वो 10-12 हो सकता है 100 हो, 200 हो, अप टू 500 स्टॉक्स आप कस्टम स्कैनर शीट में डाल सकते हैं। और वो ज़रूरी नहीं कि NSE के स्टॉक हो, वो BSE के स्टॉक हो सकते हैं, इंटरनेशनल स्टॉक्स हो सकते हैं, US के, कनाडा के, जिन भी स्टॉक्स का डेटा गूगल फाइनेंस में अवेलेबल है उनको आप ट्रैक कर सकते हैं कस्टम स्कैनर शीट में। तो यहाँ नीचे देखेंगे आप कस्टम स्कैनर का मैंने टैब डाला है, और आप राइट में स्क्रॉल करेंगे तो कॉलम L में यहाँ पे आप अपने मन पसंदीदा स्टॉक्स के कोड डाल सकते हैं और उनका डेटा ऑटोमेटिकली गूगल फाइनेंस से डाउनलोड होगा और यहाँ शीट में सारी कैलकुलेशन हो जाएगी। जो मैंने पिछले मेन वीडियो में बताया था कि टर्नओवर कैलकुलेट होगा, उनका बुल रन में है, बियर रन में है, अनकन्फर्म्ड है, वो कैलकुलेट होगा।
और उनका कार CAR जो होता है क्यूमुलेटिव एवरेज रिवर्सल, वो क्या है, वो बाय कह रहा है या अवॉइड कह रहा है, वो कैलकुलेट होगा। तो जो भी सब कुछ टर्नओवर स्कैनर में कैलकुलेट हो रहा था एग्जैक्टली वही कैलकुलेट होगा। बस फ़र्क ये है कि वहाँ पे वो NSE वाला डेटा जो भाव कॉपी का डेटा है ऑटोमेटिकली लेता है, यहाँ पे आप अपने कस्टम स्टॉक्स डाल सकते हैं। तो यहाँ पे स्टॉक्स डालने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में आपको फाइनल लिस्ट मिल जाएगी जो भी स्टॉक एलिजिबल है बाइंग के लिए। अगेन वो जो मैंने ड्रॉप डाउन दिया था शो राइजिंग स्टॉक्स या शो ऑल स्टॉक, वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, राइजिंग स्टॉक वो होंगे जो बढ़ रहे थे, ऑल स्टॉक में चाहे वो बढ़ा हो चाहे घटा हो दोनों स्टॉक्स आ जाएंगे। तो जिन लोगों ने मेन वीडियो नहीं दिया है, मैं डिस्क्रिप्शन में मेन वीडियो और पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, ताकि जो अभी तक मैंने इस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड वीडियो बना दिए हैं वो आप जाके पहले देख लें और फिर उसके बाद ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो ये कस्टम स्कैनर आपने डाल दिया, तो इसकी लिस्ट आपकी करंट होल्डिंग शीट में ऑटोमेटिकली कैसे आएगी, उसके लिए मैंने क्या किया है, करंट होल्डिंग में जाएंगे आप, यहाँ पे N1 में टर्नओवर स्कैनर है, ड्रॉप डाउन में मैंने कस्टम स्कैनर भी डाल दिया। तो 3 स्कैनर हैं, टर्नओवर स्कैनर, वॉल्यूम स्कैनर, ये 2 ऑलरेडी थे आपकी ओरिजिनल शीट में, अब तीसरा आ गया कस्टम स्कैनर। तो अगर मैं ये सेलेक्ट करता हूँ तो जो कस्टम स्कैनर के स्टॉक हैं वो मुझे यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। तो ये हो गया सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज, क्योंकि जो पिछली शीट थी उसमें आप कस्टम स्टॉक्स नहीं डाल सकते थे, यानी कि अगर आपको इंटरनेशनल स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो आप वो शीट नहीं यूज़ कर पाते। लेकिन इस एनहांसमेंट के बाद अब आप किसी भी स्टॉक में जिसका डेटा गूगल फाइनेंस में है उसके लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट वही है कि कस्टम स्कैनर का ड्रॉप डाउन मैंने करंट होल्डिंग शीट में दे दिया है, जो मैंने अभी आपको दिखाया। तीसरा है एडेड न्यू ड्रॉप डाउन टू सेलेक्ट द कंपाउंडिंग मेथड फॉर न्यू बाइज, चूज बिटवीन एग्रेसिव वर्सेस मोर एग्रेसिव बाइंग मेथड। तो महेश सर ने हमें एक कंपाउंडिंग का मेथड दिया है। मैंने क्या किया, मैंने मेगा बैक टेस्टिंग करी, मैंने 5 साल पीछे गया, मैंने उसमें 500 स्टॉक रखे अपनी शीट में और उनमें देखा कि कैसे कैसे बाइंग और सेलिंग आ रही थी। वो दिखाता हूँ आपको, फिर समझाऊंगा कि ये एग्रेसिव बाइंग कंपाउंडिंग क्या है और इजी बाइंग कंपाउंडिंग या फिर लेस एग्रेसिव बाइंग कंपाउंडिंग मेथड क्या है और आप कौन सा चूज़ कर सकते हैं। तो ये है एक स्क्रीनशॉट उस मेगा बैक टेस्टिंग की शीट से। तो वहाँ पे मैंने 1 जनवरी 2021 से स्टार्ट करी थी बैक टेस्टिंग और 17 मार्च 2021 तक आते आते आप देखेंगे यहाँ पे 22 बार सेल हो चुका था। मतलब हमने बाय किया और 22 बार सेल हो गया था। बाकी के जो 11 थे वो अभी भी होल्डिंग में थे। तो यानी कि हम 15 तक बाय कर सकते हैं और 11 हमने अभी बाय करके रखे हुए हैं, 4 और बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रिमेनिंग कैश देखेंगे तो वो माइनस में जा चुका है। मतलब हमारा जो रिजर्व कैश न्यू बाइंग के लिए है वो अवेलेबल ही नहीं होता। तो अगर हमारे पास लिमिटेड कैपिटल है और हम जो एलोकेट कर चुके हैं उसके बियॉन्ड नहीं जाना चाहते तो ये वाला मेथड हमें रोक देना पड़ता। और यहाँ तो 11 है और ऐसे ही आगे बाय करते करते वो और एग्रेसिव हो जाएगा और हमारे और कम स्टॉक्स आएंगे, क्योंकि हर बार बाइंग करने में हमारा अमाउंट बढ़ता रहता है। तो ये हो गया एग्रेसिव बाइंग। तो ये उन लोगों के लिए सूटेबल है जो शुरू में एलोकेट कर देते हैं कि इसे 3 लाख मुझे एलोकेट करना है, लेकिन अगर बाद में और ज़रूरत पड़ी तो मेरे पास कैपिटल है, मैं और इन्फ्यूज़ कर दूंगा और बाय करता रहूँगा कि जब तक मेरी मैक्सिमम लिमिट हिट नहीं हो जाती। ठीक है, तो ये हो गया एग्रेसिव बाइंग की कंपाउंडिंग मेथड, क्योंकि इसमें क्या होता है हम बड़े अमाउंट और बड़े अमाउंट से बाय करते रहते हैं तो प्रॉफिट अमाउंट भी बढ़ता रहता है, लेकिन यहाँ कैपिटल जल्दी से एग्जॉस्ट हो जाता है। और दूसरी तरफ है मेरी पुरानी कंपाउंडिंग मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, हमने जो कैपिटल एलोकेट किया है उसमें जब जब प्रॉफिट बुक होता है वो हम कैपिटल एलोकेटेड में डाल देते हैं और उसके 15 पार्ट या जितने भी पार्ट हमें करने हैं उतने करते रहते हैं। यानी कि जब तक हमारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं बुक होगा तब तक वो अमाउंट एग्रेसिवली बढ़ेगा नहीं। तो ये है फ़र्क एग्रेसिव बाइंग, जिसको मैंने दिया है MCK कंपाउंडिंग नाम, और जो मेरा वाला है वो है फायर कंपाउंडिंग नाम। और ये शीट में दिखाता हूँ कहाँ पे है वो। तो ये है हमारी करंट होल्डिंग शीट और मैंने यहाँ B4 में ये ऑप्शन दे दिया है ड्रॉप डाउन में कि आपको MCK कंपाउंडिंग करनी है, यानी कि एग्रेसिव बाय करना है, अमाउंट बढ़ाते रहना है, या फिर आपको फायर कंपाउंडिंग करनी है जिसमें धीरे धीरे अमाउंट बढ़ता है और हमारा कैपिटल एग्जॉस्ट नहीं होता जब तक हम अपनी लिमिट हिट नहीं करते। और लिमिट में क्या कह रहा हूँ, मैक्स स्टॉक्स टू होल्ड एट एनी टाइम। तो जो लेस एग्रेसिव बाइंग करना चाहते हैं वो फायर कंपाउंडिंग चूज़ करें, जो मोर एग्रेसिव बाइंग करना चाहते हैं वो MCK कंपाउंडिंग चूज़ करें। और इसकी कैलकुलेशन बेसिकली कैपिटल मैनेजमेंट टैब में हो रही है। तो यहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, जहाँ पे
फायर कंपाउंडिंग का सेक्शन मैंने राइट हैंड साइड में ऐड कर दिया है और इसी के बेसिस में करंट होल्डिंग में ऑटोमेटिकली शीट को पता चल जाता है कि अभी कितना बाय करना है। तो यहाँ पे मैंने 3 लाख का कैपिटल लिया है, जैसा कि आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं। उसका 25% हम रिज़र्व फंड रखते हैं, जो सिप वगैरह में यूज़ होगा वो हो गया 75,000, और जो 75% बचता है वो हम यूज़ करते हैं न्यू बाइंग के लिए, यानी कि 2,25,000। और मैक्स स्टॉक्स टू होल्ड मैंने अपनी शीट में सेट किया है 15, तो उसके हिसाब से शीट 15 पार्ट कर देगी मेरा जो ये न्यू बाइंग का अमाउंट है। अब जब मैं प्रॉफिट बुक करूंगा तो वो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगा, रिजर्व फंड में 25% चले जाएगा और जो मेरा न्यू बाइंग का फंड है उसमें 75% चले जाएगा। तो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, तो हमारा एग्रेसिव बाइंग नहीं होगी। लेकिन अगर हम MC के कंपाउंडिंग मेथड यूज़ करते हैं, जो महेश सर ने हमें कंपाउंडिंग मेथड दिया है, उसकी कैलकुलेशन वैसे ही चलेगी जैसे मैंने पिछले मेन वीडियो में बताया था। यानी कि यहाँ पे 3-in-1 MC के कंपाउंडिंग स्टेप, यहाँ से वो हर 3 सेल होने के बाद अमाउंट एग्रेसिवली बढ़ाता रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप टेबल में। तो ये हो गया कंपाउंडिंग मेथड चूज़ करने का ऑप्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट अपडेट में मैंने वही बताया है कि कैपिटल मैनेजमेंट टैब में मैंने अपडेट्स किए हैं इसे इनकॉर्पोरेट करने के लिए। उसके अलावा मेरे पास एक और फीडबैक आया था कि करंट होल्डिंग शीट में हमें एक बार में 3 स्टॉक्स तक दिखते हैं। जैसे कि आप करंट होल्डिंग में जाएंगे, अगर 3 से ज़्यादा अवेलेबल हैं बाय करने के लिए हमारी स्कैनर शीट में, तो टॉप 3 यहाँ पे आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो लेकिन कई लोगों ने कहा कि अगर हमें एक ही बाय करना है, तो अगर यहाँ पे 3 आ रहे हैं और हम बाय बटन दबाते हैं, तीनों के तीनों कॉपी हो जाते हैं। लेकिन अगर मुझे सिर्फ एक बाय करना है तो वो मैं कैसे करूँ? तो उसके लिए या तो आप मैनुअली कर सकते थे कि जो भी बाय करना है उसे कॉपी किया और उसका फिर यहाँ पे जाके राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल वैल्यूज़ ओनली, उससे क्या होगा, एक ही आपका कॉपी पेस्ट होगा। लेकिन अगर आपको ऐप स्क्रिप्ट बटन यूज़ करना है, ऑटोमेट करना है, थोड़ा इजी बनाना है, उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं था, लेकिन अब मैंने वो सोल्यूशन दे दिया है। तो यहाँ आप देखेंगे बाय बटन के नीचे मैक्स स्टॉक्स टू बाय एट अ टाइम, तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है ड्रॉप डाउन में, 1 2 3। अगर आप 1 करेंगे तो जो टॉप का 1 स्टॉक है सिर्फ वही आपको दिखाई देगा, अगर 2 करेंगे तो टॉप के 2 दिखेंगे और 3 करेंगे तो टॉप के 3 दिखेंगे। 3 के आगे जा नहीं सकते क्योंकि एक बार में मैक्स 3 ही दिखते हैं। तो जैसे मैं 1 कर देता हूँ, अब देखिए मुझे जो टॉप का स्टॉक है वो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर मैं बाय बटन दबाता हूँ तो सिर्फ एक ही स्टॉक कॉपी होगा यहाँ पे और यहाँ मेरी शीट में पेस्ट हो जाएगा। तो इससे मेरा बाय बटन का जो फंक्शनैलिटी है वो भी इजी हो गई और मैं चूज़ कर सकता हूँ एक बार में मुझे मैक्स कितने स्टॉक दिखाई दें। अब मैंने सुज़लॉन को बाय कर लिया, नेक्स्ट TMPV था वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट पोजीशन पे आ गया है। तो ये आपके ऊपर है कि आपने आज एक बाय कर लिया, एक और नहीं बाय करना है तो इग्नोर कर दीजिए, वहाँ लिस्ट में तो आते रहेंगे स्टॉक। ये हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग भी रखनी है कि आज का बाय कर लिया तो अब नहीं करना है। और वैसे ही जब मैं टोटल 15 स्टॉक बाय कर लूँगा तो भी लिस्ट में आते रहेंगे अगर कोई एलिजिबल है। तो मैंने 15 बाय कर लिए, ये मुझे ध्यान रखना है पर्सनली कि अब मुझे न्यू बाय नहीं करना है। लिस्ट में आ रहे नहीं आ रहे वो लिस्ट का वो है, क्योंकि लिस्ट तो पॉपुलेट होती रहेगी। तो 15 पे जब हम जाते हैं तो यहाँ पे टोटल स्टॉक्स इन होल्डिंग ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता है जैसे जैसे हम स्टॉक बाय करते हैं, और 15 या उससे बियॉन्ड जाते ही ये रेड कलर में आ जाएगा। तो जब मैं 15 पे हो जाऊँगा तो मुझे ऑटोमेटिकली रोक देना है, लिस्ट में आए ना आए उसको मुझे इग्नोर करना है। और एक फीडबैक मुझे बैक टेस्टिंग के लिए मिला था कि बैक टेस्टिंग में मैंने जो कार की सिप होती है उसका गैप 7 डेज़ बाय डिफ़ॉल्ट रखा था, उसे बढ़ा घटा नहीं सकते थे। तो किसी ने कहा कि सर अगर हमें 30 डेज़ की सिप को चेक करना है, बैक टेस्ट करना है, उसके लिए क्या कोई प्रोविज़न हो सकता है? तो उसके लिए मैंने ये जो बैक टेस्टिंग टैब है वहाँ पे एक नया पैरामीटर ऐड कर दिया है, सिप गैप कैलेंडर डेज़। यहाँ पे आप फीड कर सकते हैं कि 7 डेज़ रखना है, 10 डेज़, 15 डेज़, 30 डेज़, जो भी आप टाइप करेंगे उतने दिन के गैप में आपकी सिप होगी। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे येस बैंक का डेटा ऑलरेडी डला हुआ है, उसके रिज़ल्ट आ रहे हैं कि कब बाय हुआ कब सेल हुआ। अगर मैं इसे 7 करता हूँ तो शुरू के बाय सेल में तो कोई सिप आई नहीं थी, लेकिन लेटेस्ट जो इसका बाय हुआ था 19 जनवरी 2026, उसके बाद इसमें सिप हो गई। और सिप क्योंकि हमने 7 पे सेट की है तो आप देखेंगे एक एक हफ्ते के गैप में सिप हो रही हैं, क्योंकि वो कार एलिजिबल था सिप के लिए, इसलिए लगातार सिप एक एक हफ्ते के गैप में हो गई। लेकिन अगर मैं इसे 30 कर देता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे अब सिर्फ एक सिप हुई है। जब तक 30 डेज़ का गैप पूरा नहीं हो जाता, 30 डेज़ के बाद शीट चेक करेगी कि क्या अभी भी इस स्टॉक की कार वैल्यू लगातार 10 दिन के लिए बढ़ रही है या नहीं। अगर नहीं बढ़ रही तो 30 डेज़ के बाद भी सिप नहीं होगी।
अगर बढ़ रही है तो 30 डेज़ के बाद सिप होगी या उससे ज़्यादा दिन के बाद सिप होगी। तो मतलब 30 डेज़ इज़ द मिनिमम गैप बिटवीन टू सिप्स। इट कैन बी मोर डिपेंडिंग ऑन कार की राइजिंग वैल्यू 10 से ऊपर है या नहीं है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट और ज़रूरी आपके फीडबैक के हिसाब से किए गए चेंजेस। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगे और इससे आपकी शीट की यूज़ेबिलिटी और बढ़ जाएगी और आसान हो जाएगी। इसी तरह के और भी कोई फीडबैक होंगे तो ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा कमेंट के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से या टेलीग्राम चैनल पे अगर आप मेरे हैं तो वहाँ से। मुझे खुशी होगी आपके फीडबैक को सुनने में और आपकी मदद करने में शीट को और बेहतर बनाने के लिए। थैंक यू दोस्तों, जल्दी ही मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।